देखिए पादपों में जल अवशोषण और रसारोहण। पादपों में जल अवशोषण तथा रसारोहण, ये अपना चैप्टर का नाम है, रसारोहण। देखिए रसारोहण है क्या? रस का आरोहण करना, रस का आरोहण करना। अब रस का आरोहण करना, तो यहाँ रस है क्या? एक पौधा है, एक सामान्य पौधा है, इसके अंदर सबसे नीचे का पार्ट होता है, वो अपना कौन सा हो जाएगा? मूल हो जाएगी। ठीक है, फिर ये क्या आ गया? तना आ गया, और तने पर क्या लगी होती है? पत्तियां लगी होती हैं। ठीक है, तो ये तने पर क्या होगी? पत्तियां होगी। ठीक है, कहानी समझ में आई? शाखाएं बटी होती है, पत्तियां लगी होती है। अब देखिए यहाँ भूमि के अंदर क्या उपस्थित है? मृदा। क्या है? मृदा। और इस मिट्टी के अंदर क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। अब ये जल कितने प्रकार का होता है? कौन कौन से? ये जल एक होता है जल आर्द्रताग्राही। कौन सा? आर्द्रताग्राही। अब आर्द्रताग्राही है तो कौन सा है आर्द्रताग्राही? जो नमी के रूप में पड़ा है, मतलब किसी भी घटक के साथ नमी के रूप में जो पड़ा हुआ है उसे हम क्या नाम दे देंगे? आर्द्रताग्राही नाम दे देंगे। दूसरा एक होता है गुरुत्वीय जल। कौन सा जल? गुरुत्वीय। अब गुरुत्वीय जल कौन सा है? जो गुरुत्वाकर्षण के कारण भूमि में गहराई पर चला गया, उसे हम क्या कह देंगे? गुरुत्वीय जल। तो ये भी अपने पादपों के लिए काम का नहीं है। ठीक है, फिर एक आता है अपने केशिका जल, बड़ी काम की चीज है। केशिका जल, केशिका जल। देखिए रसायन ग्राही जल, आर्द्रता ग्राही जल या फिर गुरुत्वीय जल, ये अपने काम की चीज नहीं है। तो आर्द्रता ग्राही हो गया, मिट्टी के कण है उनके अंदर जो नमी प्रेजेंट होती है उसे हम क्या कह देंगे? आर्द्रता ग्राही जल। अब आजकल अपने पसीना नहीं सूखता, आता है ना तो नहीं सूखता, क्योंकि वायु के अंदर आर्द्रता बहुत ज्यादा है। लेकिन उस जल का अपने उपयोग करते हैं क्या? नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वायु के साथ बंधित है, बंधा हुआ है। केवल कौन सा पादप का भाग उपयोग करता है? आर्किड के अंदर एक उत्तक पाया जाता है, कौन सा? वेलामेन उत्तक। वो क्या करता है? आर्द्रता ग्राही जल का उपयोग करता है। ये जल वायु वाला हो गया, लेकिन ये मिट्टी के अंदर उपस्थित रहता है, मिट्टी के कणों के साथ चिपका हुआ रहता है। किस रूप में? नमी के रूप में। अब देखिए मिट्टी के अंदर अनेक खनिज तत्व भी है, उन खनिज तत्वों के साथ जो जल जुड़ा है उसे हम क्या कह देंगे? रसायन ग्राही जल कह देंगे। क्या कह देंगे? रसायन ग्राही। तो वो भी काम का नहीं है, वो खनिज तत्वों धातुओं के साथ बंधा हुआ रहता है। तो जल ये जो पाया जाता है मिट्टी के अंदर, मिट्टी के कणों के बीच बीच में बनने वाली नलिकाओं के अंदर, पतली केस के समान नलिका होती है जिसे हम केशिका नली कहते हैं। ये जो जल प्रेजेंट होता है इसे हम कहते हैं केशिका जल। ठीक है, और ये ही पादपों के लिए उपयोगी है। हमने मूल के पार्ट पढ़े थे, उन पार्ट में सबसे ऊपर की तरफ यहाँ जो पार्ट था उसे हमने नाम दिया था मूल रोम क्षेत्र। क्या था ना? सबसे नीचे क्या था? मूल गोफ, फिर विभज्योति क्षेत्र, फिर दीर्घीकरण क्षेत्र, और फिर था अपना मूल रोम क्षेत्र। इस मूल रोम क्षेत्र में पाए जाने वाले मूल रोम एक कोशिकीय होते हैं, और ये मूल रोम मिट्टी के अंदर धंसे रहते हैं। अब इन मूल रोमों के द्वारा केशिका जल का क्या किया जाएगा? अवशोषण किया जाएगा। अब ये अकेला जल नहीं है, इसके साथ क्या है? कुछ खनिज लवण भी घुले हुए हैं। ठीक है, घुलित अवस्था में, तो इसे हम क्या कहेंगे? विलीन कहेंगे, या जल में घुले हुए खनिज लवण। ठीक है, इनका अवशोषण कौन करेगा? मूल रोम। मूल रोम ने किसे दे दिया? मूल को। मूल ने किसे दिया? तने को। और तने के माध्यम से ये पादप के ऊपरी भागों तक पहुंच गया। तो यहाँ ये केशिका जल प्लस इसके साथ घुले हुए खनिज लवण, ये सम्मिलित रूप से क्या कहलाते हैं? रस। आरोहण कहते हैं ऊपर चढ़ने को। तो यहाँ रस नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, इस घटना को क्या कह देंगे? रसारोहण के नाम से जानते हैं। क्लियर है? यहाँ पादपों में जल अवशोषण के कारण क्या होता है? रसारोहण होता है। अब मूल रोम इस जल को अवशोषित करके मूल को देंगे, और मूल तने को, तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंच जाएगा। और इस क्रिया के लिए जो उत्तक उत्तरदायी होता है उसे हम क्या नाम देंगे? जाइलम। क्या कहेंगे? जाइलम। अब ये जाइलम अपने आप नीचे से जल को ऊपर की तरफ अवशोषित कर रहा है ना, भेज रहा है।
इसके लिए कौन कौन से कारण उत्तरदायी हो सकते हैं। हमने कोई नीचे मोटर थोड़ी लगा रखी है कि प्रेशर बनेगा और जल ऊपर चढ़ गया, ऐसा कुछ तो नहीं है। और पादपों की ऊंचाई देखो आप, चीड़ के वृक्षों की ऊंचाई तो बहुत ज्यादा लंबी होती है, कई 100 मीटर तक हो जाती है इनकी लंबाई। तो वहां तक इस जल को ऊपर तक कैसे पहुंचाया जाता है? केवल खिंचाव के कारण। हाँ, कौन कौन से बल काम करेंगे वो देखिए। देखिए पत्तियां क्या कर रही है? वाष्पोत्सर्जन कर रही है। पत्तियां क्या कर रही है? वाष्पोत्सर्जन। और वाष्पोत्सर्जन के कारण क्या हो रहा है? जल बाहर निकल रहा है। किस रूप में? वाष्प के रूप में। अब यहाँ से जल बाहर निकलेगा तो नीचे से जल पर खिंचाव तो पड़ेगा ही। आगे से जल बाहर निकल रहा है तो नीचे जल पर एक खिंचाव पड़ता है और उसे हम क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन का खिंचाव बल। क्या कहते हैं? खिंचाव बल। ठीक है। दूसरा, ये जो जड़ें होती है, ये जड़ें अपने आप में एक दाब लगाती है ऊपर की तरफ, और उस दाब को अपन क्या नाम दे देंगे? मूल दाब। क्या कह देंगे? मूल दाब। अब देखिए यहाँ से जाइलम के माध्यम से जल नलिका के द्वारा ऊपर जा रहा है। कौन सी नलिका के द्वारा? केशिका नलिका के द्वारा। तो इन जल के अणुओं के मध्य भी एक बंध बना रहता है। कौन सा? ससंजन बल। हम पढ़ चुके हैं ससंजन बल। तो ये ससंजन बल भी क्या करेगा? इस जल की धारा को टूटने से रोकने का प्रयत्न करेगा। ठीक है। तो ससंजन बल के कारण जल के अणु आपस में जुड़े रहेंगे, खंडित नहीं होंगे। अब अपने सामने 3 बल हो गए: खिंचाव बल, ससंजन बल, मूल दाब। केशिका नलियां जो होती है वो भी तो अपना कोई दाब डालती है ना। केशिका नलियां होती है, एक केशिका नली को अपने एक बीकर के अंदर रख देना जिसमें जल भरा हुआ है, तो इसमें जल स्वतः ही ऊपर चढ़ने लग जाता है। किस कारण? केशिका दाब के कारण। ठीक है। कौन से दाब के कारण? केशिका दाब के कारण। तो ये दाब भी तो यहाँ लगेगा, यहाँ पे भी तो केशिका नलियां है, इसके बाहर भी है, मिट्टी के अंदर और पादप के अंदर भी है, तो वो दाब, केशिका दाब भी कार्य करता है। तो ये सारे दाब परस्पर मिलकर जल को जड़ों से लेकर कहाँ तक भेज देंगे? पत्तियों तक पहुंचा देंगे। ठीक है। इसके लिए अलग अलग सिद्धांत दिए जाते हैं जो आपको इस रसारोहण की क्रिया को समझाते हैं। और सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण सिद्धांत है डिक्सन तथा जोली का वाष्पोत्सर्जन संसर्जन तनाववाद। वाष्पोत्सर्जन संसर्जन तनाववाद, या इसे कहते हैं खिंचाववाद। तनाववाद या खिंचाववाद। ध्यान दीजिए, वाष्पोत्सर्जन के कारण एक तनाव लगता है, खिंचाव लगता है। ठीक है। जो जल को ऊपर की तरफ खींचेगा और जल के अणुओं के मध्य परस्पर एक बल लगेगा जिसे हम ससंजन बल कहते हैं, उसके कारण भी जल ऊपर की तरफ खींचता चला जाएगा। ठीक है। तो ये अपने वाष्पोत्सर्जन, संसर्जन, तनाववाद या खिंचाववाद जो कि रसारोहण की क्रिया को समझाता है। एक थ्योरी दी जाती है अपने जैव बल सिद्धांत। इसके द्वारा तने के अंदर ये जो अपने केशिका बल हो गया, ये सुसंजन बल हो गया, ये सारे बल परस्पर मिलकर क्या करेंगे? रसारोहण की क्रिया को प्रेरित करते हैं। एक सिद्धांत आता है आपका मूल दाब सिद्धांत। इसके अनुसार केवल जड़ों के द्वारा लगने वाला दाब ही जल को ऊपर की तरफ भेजता है। ध्यान दीजिए, जल वाष्प के रूप में निकलता है उसे तो हम कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। जल बूंद के रूप में निकलता है उसे क्या कहते हैं? बिंदु स्राव। और बिंदु स्राव की क्रिया मूल दाब के कारण होती है। घास की ऊपरी सतह के ऊपर जो बूंद बाहर निकलती है ना, उसे हम क्या कहते हैं? बिंदु स्राव कहते हैं। इस क्रिया को समझाने के लिए एक सिद्धांत दिया जाता है भौतिक बल सिद्धांत। ये बताता है कि केवल भौतिक बलों, भारी बल जैसे वायुमंडलीय बल हो गया, अंतः शोषण बल हो गया, केशिकात्व हो गया, केशिका बल हो गया, ये सारे के सारे क्या करेंगे? इस जल के अणुओं को ऊपर की तरफ भेजेंगे। तो ये अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपनी अपनी धारणाएं दी है। जेसी बोस भारतीय वैज्ञानिक था, उसने क्या बताया कि पादपों के अंदर स्पंदन पाया जाता है। जिस प्रकार अपने जंतुओं के शरीर के अंदर हार्ट मूवमेंट करता है ना, उसी प्रकार पादपों के अंदर स्पंदन होता है, मतलब इनके अंदर लयबद्ध गति होती है और उस गति के द्वारा रसारोहण होता है। इसने अपने प्रयोग के द्वारा इस बात को सिद्ध भी किया। एक मीटर लगाकर और उस पर एक सुई लगाई और उस सुई को पादप के भीतर तक धंसा दिया, जिसके कारण उस मीटर के अंदर परिवर्तन आया। तो हम कह सकते हैं कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया या फिर रसारोहण की क्रिया को अपने ये
जो स्पंदनवाद है ये भी प्रभावित करता है, जिसका प्रतिपादन भारतीय वैज्ञानिक जेसी बोस ने किया था। तो ये स्पंदनवाद हो, चाहे केशिकावाद हो, चाहे अपने मूलदाब सिद्धांत हो, चाहे आपका वाष्पोत्सर्जन संशोधन तनाववाद हो, कोई सा भी सिद्धांत है, ये सिद्धांत रसायन की परिभाषा को समझाता है। तो ये सारे भी सारांश क्या है, ये सारे बल आपस में मिलकर क्या प्रेरित करेंगे, रसायन की क्रिया को प्रेरित करेंगे। तो ये अपने रसायन के प्रमुख सिद्धांत। अब देखिए इसके दो मार्ग होते हैं जल के, दो मार्ग। जल यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है तो एक तो होता है निष्क्रिय पथ और एक होता है सक्रिय पथ। एक्टिव जिसमें ऊर्जा का उपयोग किया जाएगा वो हो जाएगा सक्रिय पथ, और जिसमें बिना ऊर्जा उपयोग के अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ जल जाएगा वो निष्क्रिय पथ। ठीक है, सक्रिय में हमेशा एटीपी के रूप में ऊर्जा खर्च होती है और उसका प्रवाह कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ भी हो सकता है, लेकिन निष्क्रिय का हमेशा अधिक से कम की तरफ होगा। एक चढ़ाई के ऊपर गाड़ी खड़ी है, उसको न्यूट्रल कर दिया और वो नीचे की तरफ आ रही है तो वो क्या है, इनएक्टिव है, निष्क्रिय है। और अगर उसको वापस चढ़ाई की तरफ चढ़ाना है तब अपने को एक्सीलेटर दबाना पड़ेगा, एनर्जी उसको देनी पड़ेगी। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, सक्रिय हो जाएगा। तो ये एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट पादपों के दो मार्ग हो गए। ठीक है, दो मार्ग हो गए। और सक्रिय और निष्क्रिय, निष्क्रिय बिना ऊर्जा के जल का संचरण और सक्रिय ऊर्जा के द्वारा जल का संचरण। तो ये है आपका जल अवशोषण और रसारोहण। ये अपन करेंगे कल नोट्स के रूप में नेक्स्ट सेशन के।